Today in this session of grammar, we will discuss a very important and interesting topic, that is voice. This topic has two parts and they are active voice and second is passive voice. This part is called active voice because in this part subject is active. And what is the formula? When this part is discussed, the formula is in the given sentence we take subject first of all. तो इसमें एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले. आफ्टर दैट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और वही भी, क्योंकि दो टेंस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. अगर हम उनमें सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जिक्र करें अफर्मेटिव सेंटेंस में, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता. उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आती है मेन वर्ब और आफ्टर ऑल वी टेक ऑब्जेक्ट एज अ लास्ट केस. परंतु पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में उल्ट हो जाता है. पैसिव वॉइस में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब इज वेरी नेसेसरी. हेल्पिंग वर्ब इसमें जरूरी है, जबकि इस केस में हेल्पिंग वर्ब आ भी सकते और नहीं भी, परंतु इस केस में हेल्पिंग वर्ब का होना बड़ा जरूरी है. उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, परंतु उस सेगमेंट के अंदर ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. और यहाँ पर क्या होता है? इसके बाद में बाई एज अ प्रपोर्शन यूज किया जाता है ज्यादातर सब्जेक्ट के अंदर, ज्यादातर सेंटेंसेस के अंदर बाई एज अ प्रपोर्शन यूज करते हैं. और उसके बाद में यहां पर हम लेकर के आएंगे सब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंशियल फॉर्मूला को देखा जाए तो इसमें बिल्कुल अलग है और इसमें बिल्कुल अलग है. किस आधार पर? अगर यहां देखें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव केस में है, एक्टिव है सब्जेक्ट, जबकि यहां पर पैसिव वॉइस है तो इसमें सब्जेक्ट को पैसिव कर दिया गया. पैसिव का मतलब यहां पर सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं है, जबकि यहां पर सब्जेक्ट की प्रधानता है. अब इसी को जब आगे लेके चले, इसी केस में वॉइस के इसी केस में हम चार प्रकार के सेंटेंसेस को डील करते हैं. सबसे पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहा जा सकता है. इसमें जो फॉर्मूला बनता है एक्टिव वॉइस का, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है. सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे. उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. आफ्टर दैट बाय एज अ प्रीपोजिशन और लास्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट. इतना लेने के बाद में सबसे लास्ट में आपने पंक्चुएशन मार्क का जरूर यूज करना है. और एफर्मेटिव की जो पहचान होती है कि लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है. दूसरा जो सेंटेंस इसमें होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जिन वाक्यों में नकारात्मक भाव उजागर होता है, यानी कि जिन वाक्यों की जो सेंस होती है वो नेगेटिव होती है. और जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ले जाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा परिवर्तन आता है. और सिंपल चेंज इज देयर. ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय एज अ प्रपोजिशन प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल फुल स्टॉप. तो यहां देखिए इसमें और इस केस के अंदर केवल हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है. हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पर केवल नोट डाला है, बाकी सारी चीजें यहां पर सेम है. और जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हो. और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है. तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर क्या चीज आएगी? हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएगी. उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लेंगे. उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. उसके बाद में बाय एज अ प्रीपोजिशन होगा और लास्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट. और उसके बाद में जो पंक्चुएशन मार्क यहां पर लगेगा वो लगेगा क्वेश्चन मार्क. तो इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस हम इसमें करेंगे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में, लास्ट जो सेंटेंस है वो है
इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें दोनों ही सिम्टम आ जाएंगे, इंटेरोगेटिव का और नेगेटिव का। जैसे मैंने आपको 2 नंबर के अंदर और 3 नंबर के अंदर शो किया, यहाँ पे डिस्प्ले किया है, इसमें दोनों ही सिम्टम आएंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट। ये देखिए जैसा हमने इंटेरोगेटिव में किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अब नेगेटिव का इसमें सिम्टम आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क एज ए पंक्चुएशन मार्क। और इसके साथ साथ में 4 जो सेंटेंसेस हम इसमें बनाते हैं, इसके साथ साथ में आपने एक और चीज याद रखनी है कि किस प्रकार से जो पर्सनल प्रोनाउन इसके अंदर होते हैं वो सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं। उसकी टेबल में आपके सामने लिखा। तो ये 4 सेंटेंस इसमें बनेंगे हमारे, और ये फॉर्मूला है चारों सेंटेंस होंगे जब हम एक्टिव वॉइस से उसको पैसिव वॉइस में लेकर के जाएंगे। देखिए जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में लेकर के जाएंगे तो पर्सनल प्रोनाउन भी अपना रूप चेंज कर लेते हैं। और उसमें क्या आता है, जैसे कि साइंस में इक्विलिब्रियम का निशान होता है इस प्रकार से, यानी कि जब वो सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो किस रूप में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में आएगा तो किस रूप में आएगा। यहां पर हम 2 केस का जिक्र करते हैं मोस्टली। वैसे इंग्लिश की ग्रामर में 5 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस और नॉमिनेटिव केस। परंतु यहां पर स्पेशली हम 2 ही केस का जिक्र करेंगे, दैट इज सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि वॉइस में 2 ही केस का जिक्र हुआ है, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल आई हमारा हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। जब हम आई को पीछे ले जाते हैं वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में तो यहां पर ये बन के चलता है मी। इसी प्रकार से वी को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं तो यहां से ये बन जाता है अस। इसी प्रकार से ही को जब लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं तो यहां बन जाता है इसका हिम। और शी को जब लास्ट में ले जाते हैं तो यहां पर बन जाता है हर। और इसी प्रकार से जब इट को पीछे ले जाते हैं तो यहां पर बन जाता है इट का इट एज इट इज रहेगा, क्योंकि इट जो है सब्जेक्टिव केस में वही है और ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम रहता है। इसके बाद में जब आप यू को ले जाओगे पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में तो यू का यू ही रहेगा। यानी कि कहने का भाव यह 2 ऐसे पर्सनल प्रोनाउन हैं जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं। और अगर आप यहां पर दे को पीछे ले जाओ, मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको, मेरे पास में स्पेस नहीं है। अगर आप दे को पीछे ले जाओ तो यहां पर ऑब्जेक्टिव जो केस बनेगा उसका देम बन जाएगा। और अगर कोई नाम है, मान लीजिए मैं यहां पर ले रहा हूं सीमा, तो जो नाम होता है एक्टिव और पैसिव में दोनों ही केस में सेम रहता है। तो बच्चों ये टेबल आपने इसमें याद रखनी है। तो जब आप इन सेंटेंसेस को याद करोगे तो रूल को याद करोगे, इस पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को याद करोगे तब इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो यहां पर वॉइस के इस टॉपिक में मैं एक टेंस आपके लिए दे रहा हूं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसी टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको पता होना चाहिए इस टेंस की 4 आइडेंटिटी है, देयर आर 4 आइडेंटिटीज फॉर दिस टेंस। और वो क्या है, इस टेंस में मूलतः क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा हो तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इन 4 केसेस व्हिच बियर दीस रिजेंबल्स दे आर कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्या करते हैं, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो इन चारों के चार आइडेंटिटी को, ये जो 4 चीजें हैं, जब इनकी वॉइस चेंज करते हैं हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो इनमें से हम हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं इज, एम और आर। ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं और ये 2 भी इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दोनों भी हेल्पिंग वर्ब है और ये 2 भी, ये 3 भी हेल्पिंग वर्ब है। परंतु यहां पर ध्यान रखने की बात है कि इज किस केस में अप्लाई होगा, एम किस केस में अप्लाई होगा और आर किस केस में अप्लाई होगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं, इज यहां पर जो अप्लाई होता है सिंगुलर केस में,
इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज अप्लाई होता है। और वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है? जैसे कि आप यूज करते हो लड़के के लिए, एक लड़के के लिए ही का यूज करते हो, एक लड़की के लिए शी का यूज करते हो, एक निर्जीव वस्तु या पशु प्राणी के लिए इट का यूज करते हो। एंड एनी नेम, कोई भी नाम आ गया इसमें, नाम केवल किसी व्यक्ति का नहीं, वो वस्तु का भी हो सकता है। और उसके बाद आर का जो यूज करते हैं, ये इसका यूज मैंने आपको बताया, आर का हम यूज करते हैं, आर करते हैं प्लूरल केस में, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड व्हाट आर प्लूरल सब्जेक्ट्स? दे आर वी, यू, दे एंड नेम्स। मैंने यहां नेम्स लिखा, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, तो फ्लावर्स इसमें काउंट होगा, अगर है फ्लावर तो फ्लावर इसमें काउंट होगा। और जो लास्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब है एम, वो कहां अप्लाई होगी? वो केवल आई के साथ में अप्लाई होगी। जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है तो आपने यहां पर मेजर चेंजेस ये होगा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या इसके साथ में ऐसे ही ऐसा आया है, या डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म है या डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए आप उसको इज द वर्ब में चेंज करोगे। अब मैं इसमें भी कुछ सेंटेंसेस आपको बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसमें, जैसे कि मैंने वो 4 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे थे, मैं पहले आपके सामने सेंटेंस ले रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस, मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं दे दूं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कि ही ओपन्स द डोर, ही ओपन्स द डोर। ये एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दिया। This sentence is written in the form of simple present tense. Why? Because first form of the verb plus s or es is used here. ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में s लगा हुआ है। और ये टेंस तो सिंपल प्रेजेंट है, परंतु सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो इसका तो मैंने रूल आपको लिखवाया था। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या लिखवाया था कि जहां पर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे, उसके बाद बाई एज ए प्रपोजिशन लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के आधार पे इसको चेंज करके देखते हैं। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले इसमें क्या लेके आना है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या? द डोर। अब इसमें द डोर को आगे ले ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद क्या लेके आया? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं इसके अंदर। ही एक सब्जेक्ट है, ओपन एक वर्ब है, द डोर एक ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो कहां से निकालें उसको? जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लगता है तो हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए उसको किसमें चेंज कर देते हैं? इज एम आर। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब ओपन से निकलेगी, परंतु देखना ये पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव केस हमारा सिंगुलर में है या प्लूरल में है। अब डोर मींस एक दरवाजा, इट मींस ये सिंगुलर केस है, तो सिंगुलर केस में इज एम आर के साथ कौन सा अप्लाई होता है? इज अप्लाई होता है। तो यहां पर द डोर इज, हमारी दो चीजें आ चुकी हैं, ऑब्जेक्ट द डोर आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। अब चलते हैं तीसरी चीज पे, थर्ड फॉर्म। ओपन की जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज ओपन, ओपन ओपन ओपन। अब यहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद में बाई अपनी तरफ से यूज करके एज ए प्रपोजिशन बाई, और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? ही। अभी मैंने पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया था, अगर ही को ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे लेकर के जाएंगे तो वो पीछे जाकर के क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा, और पीछे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब मैंने इस एक्टिव वॉइस को जो अफर्मेटिव सेंटेंस में थी और सिंपल प्रेजेंट की थी, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया। मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसमें ही आपको इसी टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव और बना के दिखा। देखिए, अब मैं एक एग्जांपल नेगेटिव का, एक इंटरोगेटिव का और एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव यहां पर एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने, जिस प्रकार से सुरेश डज नॉट हेल्प मी। The sentence written by me is in negative form because not is used here. यहां पर not का यूज किया गया है तो नेगेटिव फॉर्म है, परंतु टेंस किस प्रकार से पहचाने? टेंस को पहचानने के लिए दो ही चीजें होती हैं, या तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखा जाए या उसकी मेन वर्ब को देखा जाए।
अब मैंने आपको जब आइडेंटिटी इसकी बताई कि डज और डू और डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो देखिए यहाँ पर डज का यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। इन दोनों चीजों को देख करके हम कह सकते हैं कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। टेंस सिंपल प्रेजेंट है, परंतु सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस नॉट होने के कारण ये नेगेटिव सेंटेंस है। इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। किस प्रकार से इसको पैसिव वॉइस में लेकर के जाए? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला भी आपको बताया गया था नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें। ये नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था आपके सामने कि नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में बाई एज अ प्रपोजिशन, उसके बाद में सब्जेक्ट और लास्ट ऑफ ऑल फुल स्टॉप एज अ पंक्चुएशन मार्क। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव। जब वाक्य नेगेटिव हो तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे ले जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस फॉर्मूले के अंतर्गत मैं इस सेंटेंस को चेंज करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर ऊपर दिए गए सेंटेंस में देखें तो बेटा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है मी, परंतु मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है, मैंने इक्विलिब्रियम का निशान आपके सामने कहा था इस प्रकार से मी यहां पर लिखा हुआ था, तो मी जब आगे जाएगा किसकी फॉर्म में जाएगा? आई की फॉर्म में जाएगा। तो यहां से मी चेंज हो गया आई में। इसका मतलब हमने मी का क्या बना लिया? सब्जेक्ट के रूप में आई। उसके बाद क्या लिया? ऑब्जेक्ट हमने आई ले लिया, मी को आई के रूप में रख लिया। उसके बाद क्या लिया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है डज, परंतु सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है उसको एज इट इज नहीं रखते, उसका रूप चेंज कर देते हैं। वो किसमें बदलती है? इज ए वर्ब में। तो आई के साथ में क्या लगाएं? आई के साथ में लगा दें एम, क्योंकि मैंने बताया था सिंगुलर केस में इज लगेगा, प्लूरल में आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। तो मैं दो चीजें रख चुका हूं, ऑब्जेक्ट आई के रूप में, हेल्पिंग वर्ब जो मैंने डज में से निकाली है वो एम के रूप में। उसके बाद क्या है? नोट। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट, उसके साथ में कुछ होगा अननोट। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर में क्या आया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें हेल्प। थर्ड फॉर्म इसकी जब बनाई तो क्या बनती है? हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प। ये थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद में क्या लगाए? बाय। तो बाय यहां पर क्या है? एज अ प्रपोजिशन यूज की गई है। ज्यादातर सेंटेंसेस में बाय का यूज करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिनमें बाय की अपेक्षा विद, इन, ऑन, बहुत सारी प्रपोजिशन और भी लगती है। तो यहां पर बाय प्रपोजिशन के रूप में हम क्या करेंगे? उसके बाद में क्या ले जाना? सब्जेक्ट। और यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? सुरेश। तो जो नाम होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, तो यहां पर सुरेश। और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे। जितने भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है उनके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क पे फुल स्टॉप आता है। तो क्या हो गया वाक्य? हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या था? सुरेश डज नॉट हेल्प मी। और पैसिव वॉइस में क्या बना? इसमें पैसिव वॉइस में बना आई एम नॉट हेल्प्ड बाय सुरेश। दिस इज द नेगेटिव फॉर्मेशन। टेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट ही चला हुआ है, परंतु मैं सेंटेंसेस में चेंज कर रहा हूं, क्योंकि सेंटेंसेस हमने चार बनाने एक टेंस में। एक टेंस में चार प्रकार के सेंटेंस क्रिएट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे कि डू यू लाइक ग्रेप्स। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। द सेंटेंस रिटन बाय मी इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज there is helping word in the starting of the sentence and question mark in the last of the sentence। यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य क्यों है? इंग्लिश में प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिस वाक्य की शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, उन सेंटेंसेस को आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हो। और वो इसमें फॉर्मूला क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी मैंने आपको बोला था कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका फॉर्मूला क्या होगा? उनका फॉर्मूला है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे, उसके बाद बाय एज अ प्रपोजिशन लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये याद आपने रखना है। वाक्य एक्टिव वॉइस में जैसा है पैसिव वॉइस में वैसा ही बनेगा। इट मींस कि एक्टिव वॉइस में जो पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है पैसिव वॉइस में वही पंक्चुएशन मार्क लगेगा। इस बात का
विशेष ध्यान आपने रखना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, परंतु जब पंक्चुएशन मार्क लगाने की बात आती है उसको छोड़ देते हैं हम। जबकि ग्रामेटिकल टॉपिक है, इसमें हर कंटेंट को चेक किया जाता है। तो जैसे अब इसमें चेंज करें, इस फॉर्मूले के अंतर्गत सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, परंतु हम डू को डू के रूप में नहीं रखेंगे। अभी बताया गया था कि डू डज को किसमें चेंज करना, इज एम आर में। इट मींस यहां हमने डू को देख लिया कि हमने इज एम आर के रूप में ले जाना है, परंतु वैसे ही नहीं रखना, इज ले एम ले या आर लगाए तो वो डिपेंड करता है कि पीछे से ऑब्जेक्टिव केस क्या आ रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं ग्रेप्स हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, ग्रेप्स मेरे बहुत सारे होंगे, तो यहां पर ये प्लूरल केस है, तो ग्रेप्स और प्लूरल के साथ में इन हेल्पिंग वर्ब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब जाती है प्लूरल केस में, प्लूरल केस में जाती है आर, ग्रेप्स आर। सॉरी थोड़ा इसमें मैं मिस्टेक कर गया, क्योंकि ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना है, तो यहां पर पीछे से ग्रेप्स मारा, प्लूरल केस आ रहा है, तो डू को किस में चेंज करेंगे, आर में, आर ग्रेप्स। हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब को ले लिया, ऑब्जेक्ट को ले लिया, उसके बाद में क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या लाइक की थर्ड फॉर्म कहते हैं, लाइक लाइक लाइक। उसके बाद में क्या लेंगे, बाय, और उसके बाद में क्या लेंगे, सब्जेक्टिव रूप में, यहां पर यू है, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम फॉर्म में रहता है, तो यहां पर यू का यू, और लास्ट वन तो आपने पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, क्या हो गया, आर ग्रेप्स लाइक्ड बाय यू। इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है, तो जब उसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगी, क्योंकि इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वो तभी इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगा जब उसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी। तो लास्ट हमारा जो सेंटेंस बनता है, अभी एक सेंटेंस और बनता है इसमें, और वो लास्ट का सेंटेंस है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका काम है, इसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव के दोनों के सिम्पटम आते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है इसके अंदर, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इंटरोगेटिव में आएगी हेल्पिंग वर्ब शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा जो नेगेटिव में आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसके बाद बाई एज ए प्रपोजिशन आएगा, और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा, और पंक्चुएशन मार्क के रूप में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देखना उसको। डज द प्लेयर नॉट हिट द बॉल। अब यहां पर इस सेंटेंस को देखिए किस रूप में लिखा गया है इसको। अगर यहां से इसको चेक करें, डज सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यहां से दिख रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहां से देखिएगा नोट लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इस फॉर्मूला के अंतर्गत इसको चेंज करके देखते हैं किस प्रकार से चेंज होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें डज है, तो डज को किसमें चेंज करते हैं, डज को चेंज करते हैं इज एम आर में, तो हमने क्या किया, डज को ले लिया इज एम और आर, परंतु किसको लगाए, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट पीछे से क्या आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब बॉल का मतलब एक गेंद, तो क्या हुआ, क्योंकि यहां पर सिंगुलर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर केस में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब इज आती है, तो हमने डज को किसमें चेंज कर लिया, इज में। उसके बाद में पीछे से क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, यहां पर गलत हो गया मेरे से, यहां पर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, पीछे से द बॉल ऑब्जेक्ट लिया इज द बॉल, ये भी चीज आ चुकी है, ऑब्जेक्ट भी आ लिया, हेल्पिंग वर्ब भी आ लिया, हमारी इज ऑब्जेक्ट मान द बॉल आ चुकी है। अब क्या लेंगे, नॉट, उसके बाद में कौन सी थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म, ओ सॉरी हिट की थर्ड फॉर्म जो होगी वो सेम रहती है, हिट हिट हिट, परंतु आजकल की फॉर्मेशन में हिट 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 भी होने लगा है, तो यहां पर हिट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, वीक वर्ब है एक प्रकार की, ठीक है। तो इज द बॉल नॉट हिट बाय द प्लेयर, बाय एज ए प्रोपोजिशन, और पीछे हमने सब्जेक्ट को ले लिया बाय द प्लेयर, और पंक्चुएशन मार्क यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने 4 प्रकार के सेंटेंसेस को बनाया। तो कोई भी टेंस है, वेदर इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, past indefinite tense, past continuous tense, in any tense
there are 4 categories of sentences and they are affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, interrogative plus negative sentence। और उसके ये फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से कौन से सेंटेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। एंड थैंक यू। आगे जो इसका जो आगे टेंसेस हैं अगले पार्ट में फिर किया जाएगा। धन्यवाद।